आज सुनिए हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक विजय कुमार संपत्ति की कहानी टिटलागढ़ की एक रात। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं कहानी टिटलागढ़ की एक रात। बात कई साल पुरानी है, जब मेरी नई नई नौकरी नागपुर में लगी थी। मैं एक सेल्समैन था और मुझे बहुत टूर करना पड़ता था। मार्च महीने के दिन थे, दोपहर का वक्त था और तेज़ गर्मी से मेरा बुरा हाल था। बुरा हो इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों का, कम वक्तों ने उस दिन बिजली काट रखी थी। मेरा दिमाग बहुत ख़राब था। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मेरा ख़राब मन और चिड़चिड़ा हो गया। एक तो उमस भरी गर्म हवाएं खिड़की से आकर हाल ख़राब किए जा रही थीं और ऊपर से ढेर सारा काम। मार्च का महीना, टारगेट चेजिंग। एक सेल्समैन की ज़िंदगी कितनी बेकार हो सकती है, ये तो कोई मुझसे आकर पूछे। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी। मुझे पक्का विश्वास था कि ये ज़रूर मेरे बॉस का होगा, मुझे कोई ना कोई काम दे रहा होगा। खैर, बड़े ही अनमने मन से फ़ोन उठाया और कहा, हेलो, दिस इज़ राजेश फ्रॉम सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। उधर से बॉस की खरखराती हुई आवाज़ आई, राजेश, तुम आज ही के आज टिटलागढ़ में जाकर वहाँ के स्टील प्लांट में परचेज ऑफिसर से मिलो। मैं फैक्स भेज रहा हूँ, सारी डिटेल्स भी उसी में हैं। मैंने मिमियाते हुए कहा, सर बहुत काम है, अगले हफ्ते चले जाऊँ? बॉस ने बहुत प्यार से कहा, नो डियर, अगले हफ्ते कोई और काम दूंगा। गो गेट इट डन एंड रिपोर्ट मी सून। फ़ोन कट गया और मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। कुछ दोस्तों को फ़ोन किया तो पता चला टिटलागढ़ जाने का एक ही रास्ता है और वो है ट्रेन से। मुझे रायपुर के पास दुर्ग जाना होगा और वहाँ से दुर्ग से विशाखापत्तनम तक एक पैसेंजर ट्रेन जाती है जो रात को टिटलागढ़ पहुँचाती है। मैं सोच ही रहा था कि फैक्स आ गया। उसमें उस स्टील कंपनी की डिटेल्स थी और उस परचेज ऑफिसर की डिटेल्स दी गई थी और उस कंपनी की ज़रूरत की इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल्स दी गई थी। पढ़कर लगा ये तो 100% सेल्स है। मेरा टारगेट कुछ और पूरा हो जाता, खुशी की बात थी। मैंने जाने का फ़ैसला कर लिया और समय देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। रेलवे स्टेशन में फ़ोन करके ट्रेन की बाबत पता किया तो एक ट्रेन थोड़ी ही देर बाद थी जो कि मुझे दुर्ग शाम 5 बजे तक पहुंचा दे सकती थी। फिर वहां से शाम को 7 बजे दूसरी गाड़ी। मतलब मुझे अभी ही निकलना होगा। यही सोचकर सारी पैकिंग कर ली। वैसे भी एक सेल्समैन का बैग हमेशा पैक ही रहता है। मैं स्टेशन निकल पड़ा। स्टेशन जाकर देखा तो इतनी भीड़ थी कि बस पूछो मत। लगता था कि सभी को बस कहीं ना कहीं हमेशा जाना ही होता है। स्टेशन में ही आकर पता चलता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। मेरी ट्रेन जो बॉम्बे से हावड़ा जा रही थी वो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। टिकट लेकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट कलेक्टर बाबू आए तो उन्हें खुशामद करके एक रिजर्वेशन की बर्थ ले ली और उस पर पसर कर सो गया, ये सोचकर कि क्या पता रात को नींद मिले या नहीं। थोड़ी देर बाद ही किसी ने उठाया कि बाबूजी, आपका स्टेशन आ गया। बाहर देखा तो दुर्ग स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ था। खैर, बाहर आया, थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि दुर्ग विशाखापट्टनम पैसेंजर गाड़ी शाम 7 बजे निकलेगी। मैंने घड़ी देखा, करीब 1.5 घंटे का समय था। मैंने ये सोचा कि पता नहीं रात को वहाँ टिटलागढ़ में मुझे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, अभी ही कुछ खा पी लेता हूँ। स्टेशन के बाहर एक ढाबा था, उसी में बैठकर दाल रोटी खा ली और एक गिलास लस्सी पी ली। पेट भर गया और रात के लिए एक टिफ़िन बंधवा लिया और एक थम्स अप कोला की बोतल लेकर उसे आधा पी लिया और फिर उसमें रम मिला लिया। कोला में सोमरस मिलाकर सफ़र करना हर एक योग सेल्समैन की निशानी है। ये कॉकटेल सेल्समैन के पास हमेशा ही रहती है। अब मैं अगली यात्रा के लिए तैयार था। टिटलागढ़ की टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठा। ट्रेन को आने में समय था। सोचा एक किताब खरीद लूँ। वहाँ बुक स्टॉल में देखा तो नई वाली मनोहर कहानियाँ थीं और ब्रोम स्टॉकर की ड्रैकुला थी। दोनों ले लिया। उस वक्त में ये दोनों ही किताबें बड़ी चलती थीं। ड्रैकुला मैंने पढ़ा नहीं था, यारों ने बड़ी तारीफ़ की थी, इसलिए इसे खरीद लिया। और हम सेल्समैन के लिए मनोहर कहानियाँ बहुत बड़ा टाइम पास हुआ करता था उन दिनों। खैर, थोड़ी देर में हर स्टेशन की तरह इस स्टेशन पर भी लोगों का सैलाब आ गया। चारों तरफ खाने पीने के ठेले और लोगों की भीड़। फिर धीमे धीमे चलती हुई ये पैसेंजर ट्रेन आई। ट्रेन के आते ही लोग टूट पड़े। जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ सवार हो गया। मैं भी एक डिब्बे में घुस पड़ा और एक खिड़की की सीट हथिया ली।
पूरी ट्रेन लोगों, मुर्गियों और बकरियों, खाने पीने की चीज़ों और अलग अलग आवाज़ों से भर गई। भारत की रेलगाड़ियाँ और उनका सफ़र कुछ ऐसा ही होता है। खैर, ट्रेन शुरू हुई और हर जगह रुकती हुई अपने मुकाम पर चल पड़ी। मैंने अपनी थम्स अप की बोतल से धीरे धीरे कोला प्लस सोमरस की चुस्कियाँ लेना शुरू किया और मनोहर कहानियों को पढ़ने के लिए निकाला। यह भूत प्रेत कथा विशेषांक था। मुझे इस तरह की कहानियाँ और फिल्में बड़ी पसंद आती थीं। कुछ कहानियाँ पढ़ने के बाद देखा तो रात हो चली थी। ट्रेन पता नहीं कहाँ रुकी थी। बहुत से मुसाफिर ऊँघ रहे थे, कुछ सो ही गए थे, कुछ बातों में मशगूल थे। मैंने घड़ी देखी, रात के करीब 10 बज रहे थे। मैंने बैग में से अपना टिफ़िन निकाला और खाना शुरू किया। ये टिफ़िन मैंने दुर्ग में ढाबे से बंधवा लिया था। खाने के बाद फिर धीरे धीरे चुस्की लेते हुए मैंने अब ड्रैकुला किताब पढ़नी शुरू की। ये एक ज़बरदस्त नावल था। बहुत देर तक पढ़ने के बाद मैंने देखा घड़ी रात के 1:30 बजा रही थी। मेरा स्टेशन अब आने ही वाला था। आसपास के मुसाफिरों से पूछा तो पता चला कि ट्रेन थोड़ी लेट है और करीब 2 बजे तक पहुंचेगी। मैंने अब अपना बैग बंद किया और इंतज़ार करने लगा उस स्टेशन का जहां मैं पहली बार जा रहा था। और नाम से ही ये कुछ अजीब सा एहसास दे रहा था, टिटलागढ़। भला ये भी कोई नाम हुआ? खैर, अपने देश में तो ऐसे ही नाम मिलेंगे गांवों के और शहरों के। करीब 2:15 पर मेरा स्टेशन आया। मैं उतरा और चारों तरफ देखा। एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ लोग मेरे साथ उतरे और बाहर की ओर चल दिए। मैंने सोचा अब किसी होटल में जाकर रात काट लेता हूँ और सुबह स्टील प्लांट में जाकर काम पूरा कर लूँगा। स्टेशन में एक टीटी दिखा। उससे पूछा कि यहाँ कोई होटल है आसपास। उसने हंसते हुए कहा, साहब ये छोटी सी जगह है, यहाँ कौन सा होटल मिलेगा। आप तो यहीं वेटिंग रूम में रात गुजार लो, कल जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना। मैंने सोचा वेटिंग रूम में रात गुजारने से बेहतर है कि मैं कोशिश कर ही लूँ होटल ढूंढने की। रात भर नींद आ जाए तो दूसरे दिन का काम कुछ बेहतर होता है। मैं स्टेशन के बाहर पहुँचा। देखा तो मरघट जैसा सन्नाटा था। दिन का गर्मी का मौसम अब कुछ सर्द लग रहा था। कुछ तेज़ हवा भी रह रह कर बह जाती थी। कहीं कोई नहीं दिख रहा था। उस नीम अंधेरे में एक छोटा सा लाइट था लैंप पोस्ट का, जो एक बीमार सी पीली रोशनी बिखेर रहा था। मैंने कुछ दूर देखने की कोशिश की। थोड़ी दूर पर मुझे अचानक एक तांगा नजर आया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। वो एक पुराना तांगा था। एक मरियल सा घोड़ा बंधा हुआ था उसके साथ, जो कि हिल भी नहीं रहा था, और तांगे वाला पूरी तरह से कंबल में बंद होकर मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। मुझे इस तरह पूरे माहौल में काउंट ड्रैकुला की याद आई। उसने भी कहानी की नायिका को लेने के लिए कुछ ऐसा ही तांगा भेजा था। एक सिहरन सी दौड़ गई मेरी रीढ़ की हड्डी में। मैंने जोर लगाकर उस तांगे वाले से पूछा, भैया अगर आसपास कोई होटल हो तो मुझे पहुंचा दोगे क्या? तांगे वाले ने अपने चेहरे से कंबल हटाया। वो एक अजीब सा चेहरा था। या चेहरा सफ़ेद सा था या उसकी दाढ़ी थी, पता नहीं, पर मैं असहज हो उठा उसे देखकर। मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो गंध कहाँ की है, पर वो कुछ जानी सी गंध थी। उसने एक धीमी सी आवाज़ में कहा, यहाँ कोई होटल अभी नहीं मिलेगा बाबूजी, आप तो वेटिंग रूम में ही आराम कर लो। कल आप यहीं तैयार हो जाना, मैं आपको स्टील प्लांट छोड़ दूँगा। मैंने एकदम चकित होकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं प्लांट जाऊँगा? उसने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, यहाँ सब प्लांट जाने के लिए ही आते हैं बाबूजी। उसकी हंसी मुझे रात के उस वक्त उस बियाबान जगह में बहुत भयानक सी लगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में एक चमक सी उभरी। मेरे दिमाग में फिर काउंट ड्रैकुला फ्लैश कर गया। मैं पलट कर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मैंने अपने डरते हुए मन को समझाया, यार राजेश, ये सब यहाँ का माहौल और तेरी किताबों का असर है, शांत रहे। मैं कई बरसों से सेल्समैन की हैसियत से सफ़र करता आ रहा हूँ, लेकिन उस रात का असर कुछ अलग ही था। मैंने स्टेशन के भीतर घुसते हुए पीछे पलट कर देखा। वो तांगा वाला अब भी नहीं था। कमाल है, मुझे उसके जाने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, ना ही घोड़े की टाप, ना ही कोई और आवाज़। पता नहीं, मैंने सोचा कि लगता है कोला और सोमरस की चुस्की कुछ ज़्यादा ही हो गई है शायद। मैंने धीरे धीरे पूरे स्टेशन पर गौर किया। पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान था। प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर एक छोटे से कमरे के आगे लिखा था वेटिंग रूम। मैं उसी में घुस पड़ा। देखा तो एक छोटा सा गंदा सा कमरा था। एक पीला बल्ब जल रहा था। एक बेंच थी, उस पर एक बूढ़ा बैठा था। उसके सामने नीचे में एक बूढ़ी बैठी थी और साथ में 2 जवान बच्चे थे। मुझे आया देखकर सबने मेरी तरफ देखा।
फिर नीचे बैठे बूढ़ी और दोनों बच्चों ने उस बूढ़े की ओर देखा। उस बूढ़े ने उनसे धीमी आवाज़ में कुछ कहा और फिर मुझे पुकारा, आओ बाबूजी, आइए यहाँ बैठिए। मैं बहुत अच्छा सा महसूस नहीं कर रहा था। कुछ अजीब सी बात थी जो मुझे उस वक्त डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन ये क्या है ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा, बस राजेश यार, कुछ घंटों की बात है, यहाँ इस वेटिंग रूम में गुजार कर कल अपना काम ख़त्म करके वापस चलते हैं। मैं उस बूढ़े की ओर बढ़ा और बेंच पर बैठ गया। मुझे फिर से वही अजीब सी गंध आने लगी। मैंने याद करने की कोशिश की कि वो गंध कहाँ की है, पर कुछ याद नहीं आया। मैंने उन चारों की ओर देखा। चारों कंबल से अपने आप को ओढ़े हुए थे। किसी का भी चेहरा उस कम रोशनी में नहीं दिख रहा था। माहौल में अचानक ठंड आ गई थी। मैं सोच भी रहा था, मार्च महीने में ठंड। मैंने उस बूढ़े से पूछा, यहाँ का मौसम कुछ अजीब है, मार्च में ठंड लग रही है। बूढ़े ने खरखराती हुई आवाज़ में कहा, बाबूजी, ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसलिए ये ठंड महसूस होती है। आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, मैं नागपुर से आ रहा हूँ। बूढ़ा चुप हो गया। बूढ़े ने थोड़ी देर बाद पूछा, स्टील प्लांट के लिए आए हो? मैं चौंक गया। उसकी तरफ देखा तो पहली बार उसका चेहरा देखा। एक बूढ़ा आदमी, बहुत सी झुर्रियाँ, एक अजीब सा सफ़ेदी का रंग लिए चेहरे पर। मैंने थोड़ी सावधानी से कहा, आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? बूढ़े ने हंसकर कहा, यहाँ सब उसी के लिए आते हैं। मुझे फिर से बहुत तेज़ी से वो गंध आई। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊँगा। मैंने फिर उनसे कहा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ जाएंगे? ये सुनकर चारों ने एक साथ मुझे देखा। उन चारों की आंखों में एक चमक आई। मैं सकपका बैठा। यही चमक मुझे उस तांगे वाले की आंखों में भी दिखी थी। बूढ़े ने कहा, हम तो यहीं के हैं बेटा, हम कहाँ जाएंगे? मैं असहज हो रहा था। मैंने अपने बैग से बचा हुआ कोला पी लिया। सिगरेट का एक पैकेट निकाल कर बाहर आने की कोशिश की। लगा नींद आ रही है। फिर मैंने उस बूढ़े से पूछा, आपके पास माचिस है? ये सुनकर चारों एकदम से डर गए। बूढ़े ने कहा, नहीं नहीं, हम माचिस नहीं रखते। मैं वेटिंग रूम के बाहर आ गया। अब कोई गंध नहीं आ रही थी। मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं बाहर ही रुकूंगा। मैंने घड़ी देखी, करीब 3:30 बज रहे थे। मैंने अपने आप को समझाया कि बस यार, कुछ देर की बात और है। मैंने बैग में टटोला तो एक पुरानी माचिस मिल गई। मैंने सिगरेट सुलगाया और पीछे मुड़कर देखा तो ठगा सा रह गया। चारों मेरे पीछे ही खड़े थे और मुझे देख रहे थे। मैं सकपकाया और फिर से सिगरेट पीने लगा। फिर मैंने मुड़कर देखा तो वो चारों वेटिंग रूम के दरवाजे पे खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मेरी सिगरेट ख़त्म हो चली थी। मैं धीरे धीरे चलने लगा। फिर मैंने दूसरी सिगरेट सुलगाई और फिर देखा तो उन चारों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नींद के भी झोंके आ रहे थे। मेरी आंखें भी रह रह कर मूंद जाती थीं। अचानक किसी ने मेरी बाँह पकड़कर खींचा और चिल्लाया, मरना है क्या? मैंने देखा तो एक ट्रेन आ रही थी और मैं प्लेटफॉर्म के किनारे में था। अचानक ही ऐसा लगा कि बूढ़ा मेरे पास खड़ा है और मुझे धक्का देना चाहता है। मैंने घबरा कर देखा तो स्टेशन मास्टर था। उसने कहा कि बेंच पर जाकर सो जाओ। मैंने वही फैसला किया। स्टेशन पर एक बेंच थी, उस पर जाकर लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। अब मुझे डर भी लग रहा था। अचानक करवट बदली तो देखा वही बूढ़ा पास में खड़ा था। मैं उठकर बैठ गया। मैंने कहा, क्या बात है, क्या चाहते हो? मुझे लगने लगा कि वो चोरों की टोली है जो मेरे बैग को छीनना चाहते हैं। उस बूढ़े ने कहा, यहाँ मत सो बेटा, वहाँ वेटिंग रूम में सो जाओ। मैंने कहा कि मैं यहीं सो जाऊँगा और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं स्टेशन मास्टर के पास तुम्हारी शिकायत करूँगा। यह सुनकर वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ने मेरी रीढ़ की हड्डी में कपकपी पहुँचा दी। वो एक सर्द मुस्कुराहट थी। मुझे फिर वो गंध आने लगी। वो चला गया। उसके जाते ही मैं गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद किसी गाड़ी की आवाज़ ने मुझे उठा दिया। देखा तो सुबह हो चुकी थी। रात के बारे में सोचा तो हंसी आ गई। मैंने अपने आप से कहा कि मैं खामख्वाह डर रहा था। मुझ पर लगता था कि किताबों का असर ही हो गया था। मैंने समय देखा, सुबह के 7 बज रहे थे। सोचा कि यहीं वेटिंग रूम में तैयार हो जाता हूँ और फिर स्टील प्लांट जाकर शाम की गाड़ी से वापस चला जाऊँगा। एक दिन के होटल के पैसे भी बच जाएंगे और इस भुतहा जगह से पीछा छूट जाएगा। वापस वेटिंग रूम में गया तो देखा बहुत से लोगों से भरी हुई थी। कुछ अच्छा लगा पहली बार इतनी भीड़ को देखकर। उस बूढ़े को ढूंढने देखने की इच्छा हुई, लेकिन वो वहाँ नहीं था। मैं तैयार हुआ, बाहर निकला। सोचा चाय और नाश्ता करके सीधा प्लांट चला जाऊँगा।
चाय की दुकान पर जाकर चाय वाले से चाय के लिए कहा। इतने में पीछे से आवाज़ आई, हमें चाय नहीं पिलाओगे बाबूजी? आवाज़ सुनकर जहन में झटका लगा। मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा बूढ़ी और दोनों बच्चे थे। दिन की रोशनी में भी मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। अचानक वही तेज गंध फिर से आने लगी। गौर से उन सबको देखा। सबके चेहरे थोड़े सफ़ेद से नजर आए। सबकी आंखों में वही चमक जो तांगे वाले की आंख में थी। उस तांगे वाले की याद आई। स्टेशन के उस पार देखा तो उसी लैंप पोस्ट के पास वो खड़ा था और मेरी ओर ही देख रहा था। मैंने फिर गौर से बूढ़े की ओर देखा। मुझे लगा बेचारा बहुत ही गरीब है, कुछ मदद कर देनी ही चाहिए। मैंने पूछा, कुछ पैसे चाहिए बाबा? बूढ़े ने कहा, नहीं, सिर्फ चाय पिला दो। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसीलिए तुमसे मांग रहा हूँ। ये सुनकर मुझे दया आई। मैं स्वभाव से थोड़ा दयालु भी था। मैंने चाय वाले से कहा, भाई इन चारों को भी चाय पिला दो। चाय वाले ने मुझे गौर से देखा और पूछा, किन चारों को बाबूजी? मैंने पलट कर देखा तो वो चारों फिर गायब थे। मेरा दिमाग फिरने लगा। पहली बार मुझे डर लगा। मैंने चारों तरफ देखा। मुझे पसीना आ रहा था, पता नहीं, लेकिन बहुत डर लग रहा था पहली बार। अचानक देखा तो स्टेशन के गेट से मेरा पुराना एक दोस्त बाहर निकल रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, उमेश इधर आ, मैं राजेश हूँ नागपुर से। उसने मुझे देखा और पास आया और पूछा, यहाँ कैसे बे? मैंने कहा, यार स्टील प्लांट में परचेज में मिलने आया हूँ। वो बोला कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चल मेरे साथ। मुझे बड़ी राहत मिली। मैंने चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं था। ना वो बूढ़ा, ना उसका परिवार और ना ही वो तांगे वाला। उमेश से बस बिजनेस की दोस्ती थी और अक्सर हम एक ही कस्टमर के पास मिलते थे और अपने अपने बिजनेस के लिए लड़ते थे। पर आज बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों प्लांट गए और अपना अपना काम किया। मुझे ऑर्डर मिल गया और उमेश को भी। हमने सोचा कि रात की गाड़ी से वापस चले जाते हैं। उसे रायपुर जाना था, मैं भी वहीं से गाड़ी बदल कर नागपुर चला जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा। हम दोनों को ही अपने ऑर्डर मिल गए थे, इसलिए हमने सोचा कि मार्च के आखिरी बिजनेस को सेलिब्रेट कर लें। हम एक छोटे से ढाबे पे जाकर खाने पीने में लग गए। रात के करीब 12 बजे वो ट्रेन थी। हम 11 बजे पहुँचे स्टेशन पर और अपनी टिकट लेकर इंतज़ार करने लगे प्लेटफॉर्म पर। अचानक ही थोड़ी देर बाद मुझे वही अजीब सी गंध आने लगी। मैंने पलट कर देखा तो वही बूढ़ा अपने परिवार और उस तांगे वाले के साथ मेरे पीछे खड़ा था। मैंने चिहुक कर अपने बगल में देखा तो मेरा दोस्त बैठे बैठे ही सो रहा था। मैंने बूढ़े को देखा। वो अजीब सी हंसी हंसा और मुझसे कहने लगा कि जा रहे हो बाबूजी, हमारे साथ थोड़ी देर समय और बिता जाते। मैंने कहा, देखो तुम्हें अगर कुछ पैसे चाहिए तो बोलो, मैं दे देता हूँ, पर मेरा पीछा छोड़ो। बूढ़े ने कहा, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप चाहिए बाबूजी। आप बड़े अच्छे लगने लगे हो हमें, तुम तो हमारे बेटे की उम्र के हो। कहकर बूढ़ा रोने लगा। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने बूढ़े को अपने पास बैठने को कहा, उसी बेंच पर जहाँ मेरा दोस्त बैठा था। एक तो उस छोटे से स्टेशन पर ठीक से रोशनी भी नहीं थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन देखा कि अब चारों और वो तांगे वाला सभी रोने लगे थे। बूढ़े ने मेरा हाथ थामा। बाप रे, कितना ठंडा हाथ था उसका। मुझे एक सिहरन सी दौड़ गई। एक तो वो अजीब सी गंध, दूसरा ही ठंडा हाथ, और फिर उन सबका रोना। मेरे दिमाग में एक अजीब सी तारी छाने लगी। मेरी आंखें मुंदियाने लगीं। अचानक ही गाड़ी के आने की आवाज़ आई। मेरा दोस्त हड़बड़ा कर उठा और मुझसे बोला, अबे चल, ट्रेन आ गई है। मैं भी हड़बड़ा कर उठा। ट्रेन को देखने के चक्कर में इन सबको भूल ही गया। ट्रेन आई, हम दोनों जाने लगे। मेरा दोस्त चढ़ गया ट्रेन में। मैं चढ़ने लगा तो बूढ़े ने आवाज़ दी, बेटा जा रहे हो हमें छोड़कर? मुझे अजीब सा लगा। मैंने सोचा कुछ और फिर ज़बरदस्ती बूढ़े के हाथ में कुछ रुपए रखे और झुककर बूढ़े के पैर छूने चाहे। उन दिनों मैं हर उम्रदराज व्यक्ति के पैर छू लिया करता था। देखा तो बूढ़ा मुड़ गया था। उसके पैर उल्टी दिशा में थे। मैंने सर उठाकर कहा, बाबा पैर तो छूने दो। देखा तो उसका चेहरा मेरी ही तरफ था। फिर नीचे देखा तो पैर उल्टी तरफ थे। मुझे गहरा झटका लगा। मैं ज़ोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे चेहरे पर पानी डाला। आंखें खोली तो देखा मेरा दोस्त उमेश था। मैं गाड़ी में लेटा था और गाड़ी चल रही थी। उमेश बोला, साले ज़्यादा पीता क्यों है जब संभलती नहीं है? मैं अटक अटक कर बोला, भूत। वो हंसने लगा, भूत? अबे इस दुनिया में भूत कहाँ होते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, तू सो जा। मैं फिर सो गया या बेहोश हो गया था। बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थीं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली। देखा तो कोई स्टेशन था। उमेश पहले उठ गया था।
मुझे देखकर कहा, उठ जा राजेश, सुबह हो गई। मैंने पूछा, यार कौन सा स्टेशन है? उसने कहा, रायपुर है। मैं उतर रहा हूँ, तू यहीं से दूसरी गाड़ी ले ले नागपुर के लिए। चल तुझे बिठा देता हूँ। हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। वहाँ एक गाड़ी थी जो नागपुर जा रही थी। उमेश जाकर टिकट, अखबार और चाय ले आया। मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी, कल का ही असर था। उमेश ने टीटी से बात कर एक जगह दिलवा दी। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। उमेश चला गया। मैंने चाय पी और अखबार खोला। तीसरे पेज पर एक खबर पर मेरी निगाह रुक गई। मेरी सांस अटक कर रह गई। उस खबर में उस बूढ़े का परिवार का फोटो उस तांगे वाले के साथ था। जल्दी जल्दी खबर पढ़ी तो सन्न रह गया। वो पूरा परिवार उस तांगे वाले के साथ टिटलागढ़ के पास एक एक्सीडेंट में 2 दिन पहले ही मारे जा चुके थे। सबकी लाशें मिल गई थीं, लेकिन उसके तीसरे बेटे की लाश अभी तक नहीं मिली थी। तस्वीर गौर से देखा तो उसके बेटे का भी एक फ़ोटो दिया हुआ था, जिसकी लाश अभी तक नहीं मिली थी। उसका चेहरा मुझसे मिलता था। मैं सिहर कर रह गया। मैं पत्थर सा बनकर रह गया। तो क्या मैंने शापित आत्माओं के साथ टिटलागढ़ की रात काटी थी? मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा था। वो तेज गंध शमशान में जल रही लाशों की होती है, जो उस वक्त कल मुझे आ रही थी। वो सफ़ेद चेहरे लाशों के होते हैं। वो चमकीली आंखें भूतों की होती हैं। और भारत में ये कहा जाता है कि भूतों के पैर उल्टी तरफ होते हैं। अब सब कुछ समझ में आ रहा था और मैं तेज़ी से डर के मारे काँप रहा था। ट्रेन तेज़ी से भाग रही थी और मैं काँप रहा था। मेरी हालत देखकर किसी ने पानी पिलाया। मेरी दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। थोड़ी देर बाद एक भिखारी भीख मांगने आया अपने साथियों के साथ। मैंने यूं ही नज़र डाली तो देखा वही बूढ़ा अपने परिवार और तांगे वाले के साथ था। मुझे देखकर उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं फिर बेहोश हो गया। अभी आप सुन रहे थे एक हॉरर स्टोरी, टिटलागढ़ की एक रात, जिसके लेखक हैं विजय कुमार सप्पत्ति। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।